अस्सलाम वालेकुम जी. This is your instructor for educational psychology. और हम आज बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों में जो मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की एबिलिटीज़ दी हैं, जो खुसूसियात अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ तरह से बख्शी हैं, उन खुसूसियात का एक शख्स की एजुकेशन पे, तालीम पे क्या असर है, और बहैसियत एक उस्ताद के ये जो मुख्तलिफ खुसूसियात बच्चों में पाई जाती हैं, ज़हानत, क्यूरोसिटी, पढ़ने का जज्बा, मोटिवेशन, फोकसिंग, ये जो खुसूसियात हैं, इनको आप कैसे बच्चों की नशो नुमा में, उनकी तालीम और तरबियत में कैसे आप बरूए कार ला के उनसे बेहतर तरह से डील कर सकते हैं। और अगर आप इन खुसूसियात को इग्नोर करते हैं, अगर आप इन पे गौर नहीं करते, अगर आप ये नहीं देख पाते कि इन खुसूसियात का जो कुदरत ने बच्चों को मुख्तलिफ अंदाज में दी हैं, उनका, उन खुसूसियात का उसकी तालीम पे और उसकी नशो नुमा पे क्या असर पड़ रहा है, तो फिर आप बहैसियत एक उस्ताद के बेहतर किरदार अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपके लिए निहायत ज़रूरी है कि आप जो मुख्तलिफ खुसूसियात हैं बच्चों में, उन पे नज़र रखें, उनको जानें, बूझें, समझें और देखें कि वो कैसे उनकी नशोनुमा पे और ख़ास तौर पे उनकी तालीम पे कैसे असर करती हैं। असातिज़ा जब बच्चों की मुख्तलिफ खुसूसियात पे नज़र रखते हैं तो एक चीज़ उन पे आया हो जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स में कुछ खुसूसियात बदरजा उत्तम मौजूद हैं और कुछ तलबा में यही खुसूसियात किसी हद तक कम है। If a teacher takes a look, an intelligent, closer look at the distribution of characteristics and abilities that students have acquired or they are possessed with, then they would see that some students have those abilities to a higher level and some to a lower level. इस चीज को खास तौर पे आपको नजर में रखना चाहिए that nature has not distributed all abilities and qualities to all students in a similar, identical and even an equal level. कुछ तलबा में कुछ एबिलिटीज ज्यादा हैं, कुछ तलबा में वही एबिलिटीज कम हैं, कुछ तलबा में वो एबिलिटीज नहीं हैं लेकिन उनमें और एबिलिटीज मौजूद हैं। इसका एक बुरा असर और बहुत से अच्छे असरात भी हो सकते हैं। मैं आपकी निशानदही पहले करूंगा कि एक टीचर की हैसियत से अगर आप इन एबिलिटीज को, if you take a look at these abilities that students have inherited in unequal manner and in different manner and distributed manners, then the problem that you may almost unwittingly, unknowingly face might be that you might start to put a label on a student. जरा इस बात पे गौर कीजिए, keeping in view the level and presence and absence of abilities, the teachers have a tendency to label a student. Student A may be considered
a bad student or an unintelligent student or an unmotivated student or an ungifted student because the teacher has seen that the student has a certain ability or a certain group of abilities to a lower level. ये labeling जो है, this could be a very bad influence on the student. Labeling में जो harm है, वो दो तरह से आ सकता है. दो उसके नतीजे हो सकते हैं. लेबलिंग, मैंने अभी गुजारिश की आपसे, क्या है कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कह देना कि ये कुछ ज़हन है, या एक बच्चे से कह देना कि ये ज़हीन है. देखिए, हर बच्चा जो स्कूल में दाखिल है वो ना हर वक्त कुछ ज़हन होगा और ना हर वक्त जरूरत से ज्यादा ज़हीन होगा. उसकी ज़हानत और उसकी अक्ल जो है वो अच्छी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, और कम अच्छी और कम तेज भी हो सकती है. मैं स्कूल गोइंग बच्चों की बात कर रहा हूं. मैं स्पेशल चिल्ड्रन या वो बच्चे जो ज़हनी तौर पे खुदा न खास्ता माजूर हैं, हम उनका जिक्र नहीं कर रहे. मैं स्कूल गोइंग बच्चों का जिक्र कर रहा हूं. तो जब आप एक उस्ताद की हैसियत से एक स्टूडेंट को लेबल कर देते हैं, तो आपने उसकी जो ज़हानत में, उसके बिहेवियर में जो वेरिएशंस हैं, उस फर्क को आपने इग्नोर कर दिया. एंड दैट कुड रिजल्ट इन two problematic situations. There are two reactions that may come from labeling students. वैसे एक बात खास तौर पे ख्याल रखिए कि लेबलिंग जो है ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी लेबलिंग जो है इसके असरात नुकसानदेह ही हो सकते हैं. एक शख्स गुस्से में आया, आपने लेबल कर दिया कि ये बदमिजाज है. अब बदमिजाजी उसकी आपने जिंदगी भर के लिए उस पर एक ठप्पा लगा दिया. एक शख्स जो है उसने कुछ मसाइल की वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ चंद हफ्तों के लिए या चंद माह के लिए हाथ रोक के खर्च किया, तो आपने लेबल कर दिया कि ये शख्स कंजूस है. अब एक शख्स को कंजूस कहना या एक शख्स को कुंज़हन कहना बिकॉज ही वॉज एट अ सर्टन पॉइंट इन अ सर्टन सिचुएशन इन हिज लाइफ वॉज नॉट दैट forthcoming in terms of his mental capacities and in terms of his generosity with his wealth. Branding or labeling somebody for all times to come could be very, very negative. We all behave in sometimes in less than intelligent ways. That does not mean that all people are intelligent for all the times. And this is particularly true of students, growing up children. Labeling can have a very bad and negative effect. Labeling के दो खास तौर पे जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा असरात का, जो नेगेटिव इफेक्ट उनका हो सकता है बच्चों पर और खास तौर पे बच्चों के एजुकेशनल प्रोसेस पर, those are number one, that labeling stigmatizes a student and labeling becomes a self-fulfilling prophecy. ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे. Labeling stigmatizes a student. It brands a student in a negative manner, and that brand, that label, the negative judgment stays with him. This is a bad idea, and that is why labeling by teachers must be avoided. Stigmatization means that it brings forth a bad reflection, attaches a stigma. Stigma is a bad name. Attaches a stigma to a student.
स्टिग्मेटाइजेस मीन्स कि ये बच्चों के लिए एक तोहमत का पेश खैमा बन जाता है। लेबलिंग जो है वो एक तरह की तोहमत बन जाती है बच्चों के लिए। इसलिए दिस स्टिग्मेटाइजेशन, ये तोहमत बंदी जो है, इसको टीचर्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज जो है जिसको नफ्सियात वाले सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, उसका भी निहायत अहम रोल है इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैं आपको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के बारे में कुछ बता दूं और फिर उसको हम देखते हैं कि हाउ डज ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ऑपरेट in a classroom, in particular reference to a teacher-student interaction. A self-fulfilling prophecy वो ऐसी पेशगोई है जो खुद ब खुद जो है वो जाहिर होती है और उसका सबूत मुहैया हो जाता है। अगर मैं एक बच्चे को ये कह दूं कि तुम बेवकूफ हो, तो वो बच्चा न सिर्फ लेबलिंग की वजह से बल्कि मेरे ये कहने की वजह से ही माइट स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए स्टूपिड चाइल्ड, एंड दिस इज द ऑपरेशन ऑफ ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ऐसी पेशगोई जो खुद ब खुद पूरी हो, जो खुद ब खुद जिसका इजहार हो जाए, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब आप किसी बच्चे को लेबल कर दें और उससे कह दें आपसे मेरी मुराद एक उस्ताद की है, जब आप कह दें कि ये बच्चा है ही बेवकूफ, तो फिर दैट चाइल्ड टेंड्स टू बिकम लेस देन इंटेलिजेंट, टेंड्स टू बिकम लेस देन मोटिवेटेड टू बिकम इंटेलिजेंट, एंड दिस इज द ऑपरेशन ऑफ ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इफ ऑन द अदर हैंड you brand a child, you label a child to be intelligent, then the child puts in extra effort. He is motivated to a higher level to fulfill that expectation of a teacher. So, labeling a child as less intelligent tends to make a child less intelligent, tends to make a child behave in a manner which is less intelligent manner of behavior. This is what self-fulfilling prophecy is. And to label a child as an intelligent child motivates, pushes the student to put in extra effort to become more intelligent, to behave more intelligently. And this is the operation of a self-fulfilling prophecy. A self-fulfilling prophecy should be very, very intelligently and carefully handled by teachers. ये आपका एक तरह का इम्तिहान समझिए बहैसियत उस्ताद कि नंबर 1 आप लेबल न करें और नंबर 2 आप स्टिग्मेटाइज न करें और नंबर 3 आप कोई ऐसी बात ना कहें स्टूडेंट से, ऐसा लेबल ना लगाएं स्टूडेंट्स पर कि वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाए। खास तौर पर जब वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है वो नेगेटिव है। यू मे, if someone is an intelligent teacher, he may expect a student to be more than of average intelligence, more than willing to be motivated to put in extra effort. That way, the teacher is using self-fulfilling prophecy in a positive manner. जब आप बहैसियत उस्ताद बच्चों से, अपने तुलबा से ये तवक्को करें कि वो इंटेलिजेंटली बिहेव करें, कि वो मोटिवेशन शो करें, कि वो अपने अस्बाक में ज्यादा से ज्यादा मेहनत और तवज्जो मबजूल करें, जब आप ये तवक्को रखेंगे तो फिर the students would tend to do the same thing, and that is how a self-fulfilling prophecy may
become operative in a positive manner. Labeling stigmatizes. Labeling leads to self-fulfilling prophecy. Labeling could be bad because it leads to stigmatization, giving a bad brand name to a student. Just because the student behaves in an unintelligent manner, that does not make a student to be unintelligent for all times in all fields. You must keep that in mind. If you ignore that fact, then a student may be stigmatized. And stigmatization means that the student has been branded in a negative manner. दूसरी level जो है labeling की, that might lead to, as I just pointed out, a self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy can have a devastating effect or even a positive effect. It may be a negative, it may show a negative effect if a student is stigmatized and labeled in a negative manner. Then the student tends to become that negative person. Tends to, not necessarily that he becomes, he tends to. If the student is branded, labeled to be a good student, to be a student who puts in his best effort, then that kind of self-fulfilling prophecy leads to a higher level of motivation on the part of the student, and that would lead a teacher to become a teacher who inspires his students, a teacher who beckons his students to put in extra effort to become better students. देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अल्लाह ताला ने, कुदरत ने तमाम खुसूसियात जो हैं वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की. That's the way nature has operated. Some students are good in some respects and not so good in certain other respects. Some students are good in some other respects and not so good in some other respects. So, branding students, labeling students, number one, stigmatizes, and number two, prepares them for self-fulfilling prophecy with all the negative effects of that. इन दो चीजों को कंट्रोल करने के लिए, स्टिग्मेटाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, को अवॉइड करने के लिए, और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को अवॉइड करने के लिए, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, स्टूडेंट्स need to be looked at from a different angle by the teachers, and teachers should develop special strategies and put those strategies in operation in the classrooms. For instance, as teachers, we know that intelligence is an ability which is distributed in different amounts amongst different students. हम ये भी जानते हैं कि इंटेलिजेंस जो है, इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन द वे स्टूडेंट्स बिहेव. जिस तरह से स्टूडेंट बिहेव करते हैं क्लासरूम में, इन रिलेशनशिप्स विद ईच अदर, इन रिलेशनशिप विद द टीचर्स, इन अप्लाइंग देमसेल्व्स इन लर्निंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एकेडमिक वर्क, that all of these are expressions of intelligence. Intelligence can be defined as an ability, in other words, or a set of abilities that a student has and that a student uses to solve problems and to acquire knowledge and to adjust to the world that he finds himself in. Those students who have higher levels of intelligence can solve problems more easily. Those students who have higher levels of intelligence are better adjusted.
those students who have higher intelligence show a greater progression in acquiring school subjects. अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे अभी तक मुत्तफिक नहीं हुए कि क्या इंटेलिजेंस जो है वो तमाम की तमाम इनहेरिटेड है एज ए क्वालिटी, एज ए कैरेक्टरिस्टिक, एज ए पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी. इज इंटेलिजेंस inherited or is intelligence acquired? आपका क्या ख्याल है? आप जानते हैं that we have ample evidence, ढेरों का ढेर हमारे पास इस चीज के सबूत मौजूद हैं कि वो पेरेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं आमतौर पे उनके ऑफस्प्रिंग्स, उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, और वो पेरेंट्स जो इंटेलिजेंट नहीं हैं या कम इंटेलिजेंट हैं आमतौर पर उनके बच्चे, उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं. इससे क्या जाहिर हुआ? वी हैव एविडेंस ऑफ दैट, रिपीटेड एविडेंस वी हैव अवेलेबल टू अस दैट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, इंटेलिजेंट पेरेंट्स नॉर्मली bring forth intelligent children, and not so intelligent parents bring forth not so intelligent children. So what are we talking about? From this evidence, you can say that evidence clearly suggests that intelligence is inherited. ये तो हमारे पास एक एविडेंस है. क्या इंटेलिजेंस एक्वायर्ड है? क्या हम इसको जो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमें एक ज़हानत दे दी है, क्या हम उसका बेहतर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, कैन वी एक्वायर, कैन ए पर्सन एक्वायर इंटेलिजेंट वेज ऑफ बिहेवियर, इंटेलिजेंट वेज ऑफ थिंकिंग, इंटेलिजेंट वेज ऑफ एडजस्टिंग, intelligent ways of resolving issues and problems? Can we acquire those? अगर हम एक्वायर कर सकते हैं ये तमाम चीजें, तो इससे जाहिर होगा that intelligence can also be acquired. तो अब माहिरीन नफ्सियात जो हैं उनके पास ये दोनों तरह का मवाद और सबूत मौजूद हैं, गवाहियां मौजूद हैं that intelligent parents bring forth intelligent children. In other words, intelligence is genetic, inherited, and that if children are exposed to various challenging situations in life, if children are exposed to different, varied situations in life, then children tend to become more focused, more motivated, and thereby show a higher level of intelligence. तो इससे क्या जाहिर हुआ? That intelligence can also be brushed up, acquired. अब हमारे पास दोनों तरफ के एविडेंस जो हैं वो मौजूद हैं. आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं? अपने दिल में डूब के सोच के बताइए मुझे कि क्या आपके ख्याल में इंटेलिजेंस इनहेरिटेड है completely and totally, या इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड? दोनों बातें हैं. आपने दुरुस्त अंदाजा लगाया. जो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक शख्स को एंडाउमेंट दी है, जितनी इंटेलिजेंस अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उसको दी है, वो उसको चमका बढ़ा भी सकता है. इसलिए सिर्फ ये समझना कि इंटेलिजेंस जो है इट इज टोटली इनहेरिटेड or intelligence is totally acquired, the truth lies in between these two extremes. Nature endows a person with certain level of intelligence, and that endowment, that gift that nature has given to the person can be polished, can be expanded, can be made more complex. So, a teacher must avoid, coming back to the same thing, a teacher must avoid labeling because it stigmatizes and becomes a self-fulfilling prophecy. Also because
although intelligence is inherited, yet intelligence can be increased, its operations can be expanded, और इस increase और expansion को करने वाला main agent कौन है? The teacher. How far the teacher challenges, how far the teacher tells the students to go forth and boldly, making use of their mental faculties, discover new ideas, discover new things, new relationships, new functions. This is what the role of a teacher is, and this is how a teacher may make students more intelligent than what they actually began with. हम आपको एक मिसाल दिखाते हैं, मिसाल बताते हैं. फर्ज कीजिए दो बच्चे हैं जिनकी इंटेलिजेंस, जहानत जो है वो एक सी है. एक बच्चे को द टीचर challenges his intelligence, challenges that the intelligence should be used more and more frequently, that new experiences must be developed. एक बच्चे को वो टीचर जो है वो उसकी इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं करता. क्या ख्याल है आपका? Which of these two students who started with equal intelligence would become more functionally more intelligent? Obviously, the one whose intelligence has been challenged, who's been shown ways and means of resolving issues, looking at problems from different angles, his intelligence would become more shining, his intelligence would become more operative. Therefore, this little example should clarify to you that the way a teacher deals with a student and the way the teacher expects that the students behave intelligently would influence the intelligence zahanat of the students. अगर आप उनको लेबल बुरी तरह से नेगेटिवली करेंगे तो फिर वो उनकी इंटेलिजेंस जो है वो आपको कम दिखाई देगी, वो कम इंटेलिजेंट होंगे, वो कम इंटेलिजेंट तरीके से बिहेव करेंगे. अगर आप उनको लेबल करते हैं पॉजिटिवली, then they would show a higher level of intelligence. So, your role as a teacher and your role in understanding individual differences in God-gifted qualities is most critical and crucial. Most critical and crucial. You can make a student behave more intelligently, behave in a manner that is more motivating for him, or you can make a student behave in a less intelligent manner. अहम जानने वाली बात यह है कि क्या इंटेलिजेंस जो है वो एक शख्स की जेनेटिक मेकअप का हिस्सा है? ये जेनेटिक मेकअप क्या है? जीन्स से रिलेटेड. You know, genes and chromosomes are the material that human beings are made with. And those genes and chromosomes are brought forth to us by our parents. So, our parental interactions, our parental inheritance determines whether a person is going to be intelligent, less intelligent, or more intelligent. एक और जो देखने वाली बात है इस रेफरेंस में, that although intelligence is a function of based upon one's genetic inheritance, intelligence also is the present level of functioning of a person. Take the case of two identical twins. दो ऐसे बच्चे जो आइडेंटिकल हैं और उनकी जहानत जो है वो भी तकरीबन एक सी है. एक बच्चे को जो जिसके माँ बाप भी एक ही हैं, जुड़वा बच्चे को
आप एक ग्रुप में रख दीजिए, ग्रुप ए में, और दूसरे बच्चे को जिसके माँ बाप भी एक हैं, जो जुड़वा है, उसको ग्रुप बी में रख दीजिए. ग्रुप ए constitutes people, children and teachers who challenge, who beckons other students to apply themselves, who does not label, who does not stigmatize. And group B is a group where the challenges to one's intelligence are absent, where it is not expected of a student to behave intelligently, where students are stigmatized, labeled. ये तो हैं ही इतने ज्यादा ज़हीन नहीं हैं, इनमें मोटिवेशन की कमी है. क्या ख्याल है? दोनों बच्चे जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं, वन exposed to a challenging environment and the other exposed to a less challenging or non-challenging or stigmatizing environment, इनमें आपका क्या ख्याल है? कोई फर्क होगा? बिल्कुल होगा. वो बच्चा whose intelligence has been challenged will become more intelligent, and that child who's been stigmatized, his intelligence would appear to be at a lower level. So what does it show? That intelligence, although it is inherited, although it is God's gift to humanity, it can also be polished. It can also be expanded. It can also be given opportunities to flower. So, intelligence, you must keep in mind, is not something that has been given to a person, to a student, once and for all, and that he cannot break the boundaries of those limits of intelligence. He can expand, of course, within the boundaries that nature has provided, but he can definitely expand. So intelligence is the present level of intellectual functioning. If the present level of intellectual functioning is of a higher order, a person becomes more intelligent. If the present level of intellectual functioning is of lower level, the person behaves less intelligently. क्या जाहिर हुआ? क्या इंटेलिजेंस जो है, लर्निंग एबिलिटीज जो हैं, लर्नर डिफरेंसेस जो हैं, याद रहे हम लर्नर डिफरेंसेस का जिक्र कर रहे हैं, याद रहे हम इंटेलिजेंस का रेफरेंस कर रहे हैं in terms of how different students learn at a different pace in a different manner. क्या ये इंटेलिजेंस जो है, ये एक शख्स की जीन्स का हिस्सा है? क्या ये इंटेलिजेंस जो है हमेशा एक सी ही रहती है क्योंकि ये उसकी जीन्स और क्रोमोसोम्स का हिस्सा है, क्योंकि ये उसने पैदाइश के वक्त इनहेरिट कर ली है इसलिए वो ऐसा ही रहेगा? या हमें ये देखना है कि इंटेलिजेंस जो है, क्या आप एजुकेशन से, क्या आप एक्सपीरियंस से, क्या आप मोटिवेशन से, क्या इसको बढ़ावा दे सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? लर्नर डिफरेंसेस आर देयर. नेचर distributes abilities and qualities in unequal amount across different people. Unequal amount. किसी को कुछ ज्यादा मिला, किसी को कुछ कम मिला, किसी को कुछ बहुत ज्यादा मिला, किसी को कुछ बहुत कम मिला. कुदरत ने यही असूल अपनाया हुआ है. कुदरत हर बंदे को हर खुसूसियत एक सी नहीं मुहैया करती. There are individual differences. Those individual differences appear and in the form of how people behave in particular reference to their education. Now, we are not only talking about children here, we are also talking about grown-ups, adolescents. तो इसलिए ये ख्याल रहे आपको कि नेचर ने इंटेलिजेंस जो है या दूसरी खुसूसियात जो हैं
मोटिवेशन है, ये तमाम चीजें जो हैं इनको एक अंदाज में सब लोगों में नहीं बांटा, सब लोगों में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया. देयर आर डिफरेंट लेवल्स. व्हाट कैन यू डू एज अ टीचर? यू हैव अ चॉइस. You have a choice of calling some students who show less intelligence to be not so intelligent, or you have a choice of expecting that they would behave more intelligently in some other situations, in some other subjects. एक स्टूडेंट जो है हो सकता है कि वो तारीख के मुतालिया में कमजोरी दिखाए, लेकिन वही स्टूडेंट जो है वो अरिथमेटिक में या ज्योग्राफी में ज्यादा लेवल ऑफ अचीवमेंट शो करे. अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक सब्जेक्ट में आपको रिलेटिवली वीक दिखाई दे रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वही स्टूडेंट जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी और हर तरह से वीक ही होगा. ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता. इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस मीन दैट नेचर हैज प्रोवाइडेड क्वालिटीज इन डिफरेंट अमाउंट्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, in different manners, in different fields to different individuals. A person may be, a student may be good at languages, retaining of languages, learning of languages, and at the same time he may not be so good at learning of arithmetic or geography or history. And a student who learns, who shows facility of learning in geography and history and arithmetics, may not be so good at learning languages. So, what are we talking about? That nature provides qualities in different amounts to different individuals in different capacities. A student may be good in one aspect, and a student may be good in another aspect. इसी तरह से आप इसी चीज को आप और तरह से भी समझ सकते हैं. A student may be good in school subjects, but a student may not be that good in sports activities. अब जो स्टूडेंट स्कूल सब्जेक्ट्स में अच्छा है, फैसिलिटी शो करता है, इंटेलिजेंस शो करता है, क्या हम कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट अच्छा है? और वो स्टूडेंट जो खेल के मैदान में फैसिलिटी शो करता है, कामयाबी दिखाता है, जो काबिलियत दिखाता है, क्या हम कहेंगे कि ये स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है. वो इसलिए कि एज आई पॉइंटेड आउट टू यू, नेचर हैज बेस्टोर्ड क्वालिटीज इन डिफरेंट वेज टू डिफरेंट पीपल. वन मे बी गुड इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड अनदर मे बी गुड इन स्पोर्ट्स. अब देखिए, इसको बिल्कुल आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि आजकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं, दैट इज ए $multi-billion पाउंड एक्टिविटी. $multi-billions जो हमारे दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो चाहे खवातीन हो या मर्द हो, वो अगर अपनी फील्ड में अच्छे हैं तो वो मल्टी मिलियनियर्स हैं. आप टेनिस प्लेयर्स को देख लीजिए, आप क्रिकेट प्लेयर्स को देख लीजिए, आप बैडमिंटन प्लेयर्स को देख लीजिए, आप एथलीट्स को देख लीजिए, आप किश्ती चलाने वालों को देख लीजिए, यॉटिंग करने वालों को देख लीजिए, आइस हॉकी खेलने वालों को देख लीजिए, सोर्ड फेंसिंग करने वाले को देख लीजिए, कोई भी गेम आप, जिम्नास्टिक्स को देख लीजिए, कोई भी गेम आप ले लें, पोल वॉल्टिंग देख लीजिए, कोई भी गेम आप देख लें. पोल वॉल्टिंग की मिसाल है, वन ऑफ द वेरी फेमस पोल वॉल्टर्स was asked that he would, if he were to wear a certain pair of shoes or certain brands and broke a world record, those shoemakers said that they would provide that pole vaulter with $1 million
prize. That gentleman broke the world record a number of times. So, what are we talking about here? We are talking about intelligence expressing itself in sports activities and expressing itself in a manner where a person who shows intelligent behavior in sports activities becomes not only a multi-millionaire but an ideal for other people to emulate and imitate. तो इंटेलिजेंस को आप सिर्फ क्लासरूम तक महदूद करके न रखिएगा. इंटेलिजेंस operates itself in other fields also, outside of the class, including in the sports fields. आप देखें, दूर न जाएं, आप इस सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन्स की ही मिसाल ले लीजिए. हमारे क्रिकेटर जो हैं, वी आर प्राउड ऑफ दोज क्रिकेटर्स, and as a function of their playing cricket, they have become household words. Their names are remembered by a lot of people, and they are millionaires, rightly so, because they have shown an extreme level of facility in sports. तो इंटेलिजेंस को सिर्फ स्टूडेंट्स की एकेडमिक एक्टिविटी से कन्फाइन नहीं करना चाहिए. हमें यह भी देखना चाहिए कि इंटेलिजेंस इज हाउ intelligent people behave. Of course, intelligence helps us in acquiring knowledge. Intelligence can be brought forth, polished by experience and education, by training, by putting in extra work, by self-motivating. Intelligence can help a person to improve the skills that nature has provided to the person. A person who is born with high capacity for numbers, manipulating numbers, figures. In other words, we can say that the person has inherited an arithmetical ability. If he works on that, if he intelligently works on that, if he polishes that quality of his, he can excel in his field. If he ignores it, if he does not make use of it, then he would not become a very highly acclaimed person in his own respect, in his own field, which nature has provided to him. In the first example, the person is behaving intelligently because he is polishing up what nature has given him, and in the second instance, the person is not behaving that intelligently because he is ignoring what nature has provided to him. So intelligence is what intelligence does and how a person uses intelligence to polish his God-given qualities. खत्म करने से पहले एक दफा रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने किस किस चीज के बारे में बात की है. हमने बात शुरू की थी that there are individual differences. Not all people are born the same manner, in the same capacities, with the same level and kinds of abilities. मैंने दो बातें यहां कही हैं, level and kinds of abilities. Level means कि एक शख्स की एथलेटिक एबिलिटी किस हद तक उसने इनहेरिट की है, एंड काइंड मीन्स कि क्या एक शख्स ने एथलेटिक एबिलिटी इनहेरिट की है या म्यूजिकल एबिलिटी इनहेरिट की है. ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं. एथलेटिक एबिलिटी एंड ability to sing, for instance. If someone
has not inherited a capacity to be a good singer, a high level of training would not make him an excellent singer. It may make him a good singer, but not an excellent singer. Similarly, somebody who has inherited a capacity to be a good sportsman, if he is afforded the opportunity to develop his sportsmanship, he would become an extremely high level of achieving sportsperson. So, inheritance as well as the amount of experience and training that a person puts in relation to the abilities that nature has provided to him determines individual differences. Individual differences are both in terms of what qualities an individual has inherited and the level, to the extent of how he is polished or ignored those qualities. एक बात आपको ये ख्याल में रखनी है. दूसरी चीज जो टीचर के तौर पे आपको ख्याल में रखनी चाहिए, that relates to your observation of students and their performance in the sports arena and in the classroom. There, if you are a sensitive teacher, हमने आपको बताया, then you would see that students behave in a certain manner outside the class and inside the class. So your keen observation should result in your determining what kind of student lot you have. अब इसमें हमने एक और बात कही थी कि जब आपने देख लिया, जांच लिया, पहचान लिया कि स्टूडेंट्स की लेवल क्या है, तो इसमें एक खतरा हो सकता है. और वो खतरा क्या है? लेबलिंग का. लेबल लगाना, ब्रांडिंग ए स्टूडेंट, गिविंग ए स्टूडेंट ए लेबल facilitates your understanding of the student. It helps you to categorize students. It makes your task as a teacher easy, but it can be harmful for the student. It can be harmful for the student because the student may not behave intelligently all the time, or he may not behave unintelligently all the time. Labeling also appears to result in two reactions or two manifestations, जिसका हमने पहले जिक्र किया आपसे. वो दो क्या असरात हो सकते हैं लेबलिंग के? Number one, that labeling may stigmatize a student, and number two, the labeling may make a student appear to have self-fulfilling prophecy. Stigmatization means that it brands the student in a negative manner for all times to come. Dangerous thing, you shouldn't do it, you should avoid it. Number two, it results in self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy means that prophecy, that foretelling of the future that comes to be true. So if labeling has taken place in a negative manner, the operation of self-fulfilling prophecy might then result in a negative effect, a negative behavior, a negative experience for the student. Self-fulfilling prophecy and stigmatization are two problems that come about as a result of labeling. Stigma is a negative label, याद रखिए इस बात को, और उस negative लेवल को आपने अवॉइड करना है हर सूरत में. आगे चलते हैं. इससे हमने आपको बताया था कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को अवॉइड करने के लिए क्या तरीका है? दैट द टीचर्स शुड कीप देयर माइंड्स ओपन. कोई भी बच्चा हर वक्त अनइंटेलिजेंट नहीं होगा. कोई भी बच्चा हर सब्जेक्ट में बहुत बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकता हर लम्हे, हर वक्त. हर स्टूडेंट में और हर सब्जेक्ट्स में उसकी कभी कमी आएगी, कभी पेशी आएगी. इसलिए ये तवक्को करना एज ए टीचर दैट ए स्टूडेंट वुड ऑलवेज बिहेव इन ए परफेक्ट मैनर
is a wrong expectation. You should avoid that in all cases. And that is what is meant by avoiding self-fulfilling prophecy, and that is what is meant by avoiding stigmatization. Do not label students. Do not give them opportunity for a self-fulfilling prophecy, particularly if the self-fulfilling prophecy appears to be negative. इसके बाद हमने आपको बताया था कि वो टीचर्स जो हैं इस लेबलिंग को, स्टिग्मेटाइजेशन को और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय मेकिंग श्योर व्हाट इज इट दैट मेक्स ए पर्सन बिहेव इंटेलिजेंटली. इज इंटेलिजेंस इनहेरिटेड और इज इंटेलिजेंस एक्वायर्ड, और इज इट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू? हमने आपको बताया था कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं उन्होंने ये देखा है कि इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड. हमने आपको बताया था कि माहिरीन नफ्सियात ने देखा है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक्वायर्ड है. तो क्या सच क्या है? क्या इंटेलिजेंस इनहेरिटेड है या क्या इंटेलिजेंस एक्वायर्ड है? Obviously, as you have seen, both the people, both the sets, both the points of view have a bit of truth in it. Therefore, you can safely assume, we know it to be a fact, that intelligence is inherited as well as acquired. अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमें, जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया, कि इनहेरिटेंस किस हद तक है और एक्विजिशन किस हद तक है. We haven't really, by we I mean students of psychology, haven't really established the ratio of intelligence that is acquired and the ratio of intelligence that is inherited. We are not sure of that. What we are sure of is that intelligence is acquired and inherited. Last thing, intelligence is the present level of intellectual functioning that a person shows. ये हमने आज आपको बातें बताई थी. अगर आखिरी बात हम जो आपको बताया था वो ये था कि इंटेलिजेंस, एक टीचर जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो एक्सपीरियंस से और एजुकेशन से उसको बढ़ावा दे सकता है. इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ वन्स स्किल्स. ये हमने आज आपसे गुजारिशात की थी कि स्टिग्मेटाइजेशन अवॉइड करें, लेबलिंग अवॉइड करें, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के नेगेटिव असरात से बचें. डू नॉट ब्रांड, डू नॉट लेबल चिल्ड्रन अननेसेसरीली, एंड कंटिन्यूअसली put in practice to improve skills, and that is how students and teachers can improve. Next time we'll take another topic. Until then, Khuda Hafiz.